न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छे से करो। लिखो अ ट्रेन ट्रेवल्स a distance. A train travels a distance of 900 kilometer in 6 hours. In 6 hours. And another 1200 kilometer in another 1200 kilometer in 4 hours. 4 hours. What is the average velocity? What is the average velocity? What is the average velocity of the train in the whole journey? In the whole journey. स्पीड, औसत चाल कर लो। यहां पर औसत चाल एवरेज स्पीड होगा। अब इधर देखो इधर, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर। ट्रेन है कितने किलोमीटर जाती है? तो डिस्टेंस उसकी पहले स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी है? 900 किलोमीटर है। डिस्टेंस को लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कितने घंटे में? T1 समय 6 आवर में, ठीक। तो जब समय आवर में है और ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। अगेन पुनः यहां पर लिख सकते हो गिवन है। क्या गिवन है? ये चीजें है ना। अगेन D2 दोबारा कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर। दोबारा कह दो या दूसरी ट्रेन कह दो। कितना समय? 4 आवर। ये लो। आपको मालूम है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है कुल दूरी बटे कुल समय। होता है कि नहीं? तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, यही होगा। तो D1 प्लस D2 कितना है? 900 प्लस 1200, और दोनों क्या है? किलोमीटर में। देखो यही यूनिट लिख लिया करो तो अब कभी गलती नहीं होती यूनिट में। किलोमीटर अपॉन T1 प्लस T2 कितना है? 6 प्लस 4, और दोनों काहे में है? आवर में। ये लो, तो किलोमीटर पर आवर आ तो गया। तो देखो यहां पर एवरेज स्पीड 900 और 1200 कितना होगा? 21, यही होगा। 6 4 10 किलोमीटर पर आवर। ये लो, 0 से 0 कैंसिल आउट करो तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा एवरेज। हेंस अतः एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 210 किलोमीटर। देखो 210 किलोमीटर पर आवर। ये लो यूनिट। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ध्यान देना, यूनिट के साथ लिखना, अन्यथा गलत है, पूर्णतया गलत है आपका क्वेश्चन। तो क्या ये क्वेश्चन बन गया? सभी को समझ में आ गया है? कठिन तो नहीं किसी को लगा? किसी को कठिन लगा हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम गई हो, बता दो अभी। संजना, आकृति, कहीं पर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन। हाँ गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। सभी लोग ने कर लिया है? कर लिए हो तुम लोग? करो जल्दी करो, समय लगता है, थोड़ा ज्यादा हो जाए। लिखो लिखो, a car travels half time with 1
स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर and rest of the time with speed of 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour. The average speed of the car for the whole journey. इधर समझ लो, सॉल्व गिवन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, देखो आप लोगों को लिखने पढ़ने में ध्यान देना, मेरे बोलने में भी स्पीड बढ़ानी होगी आप लोगों को। देखो गिवन अ कार ट्रेवल्स हाफ टाइम विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कार है अपने आधे समय में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो स्पीड कार की स्पीड S1 कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ओके, पहले स्पीड ये थी, पहले चाल इस चाल से चल रही थी कार, दोबारा आगे अपने आधे समय में वो S2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, 20 है ना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यही है ना। आगे अपने समय में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो। अब ये दो चालें उसकी दी गई हैं, अब आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें आपका टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता। जब आपका दूरी तो दी नहीं गई, यहां पर क्या दी गई, चाल, और चाल की ही औसत चाल दिया गया है। जब गिनती की ही औसत काउंटिंग पूछेगा तो कितने ऑब्जर्वेशन है उनका सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप नीचे कर देते हैं। तो दोनों चालों का योग बटे कितनी चाल चली, 2 बार, तो वो एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो एस स्पीड का एवरेज निकाल रहे हो, स्पीड दिया है तो क्या S1 प्लस S2/2। यदि आप अभी एक चाल और होती तो S3 कर देते और अपान 3 कर देते, ठीक है ना, क्योंकि चाल वाला दिया, यहां पर वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा T1 T2 वाला, ठीक है। तो आपका ये S1 10 प्लस 30/2 40/2 यानी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड एवरेज स्पीड हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा, हाँ कर लिया। चलो नेक्स्ट, a particle travels बहुत न्यूमेरिकल होंगे, 3/4 ऑफ टोटल टाइम with speed v1 and next 1/4 with v2. Find the average speed. Find the average speed of particle. इधर जब भी भाग वाला पार्ट वाला क्वेश्चन आए तो आपको एस एवरेज फार्मूला लिख लो। एस एवरेज यानी एवरेज स्पीड आपका फार्मूला होगा n1v1 प्लस n2v2, ये फार्मूला होता है, नोट डाउन कर लो। जब भी आपका इतना पार्ट इतने स्पीड से, इतना भाग इतने स्पीड से चलता है, कभी भी आए कि इतना भाग इतने स्पीड से और इतना भाग इतने स्पीड से चलता है, तो n1v1
प्लस n2v2। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन में, सॉल्व करो। देखो गिवन है हमें, गिवन कितना भाग n1, कितना भाग v1 से चलता है 3/4, 3/4 चलता है स्पीड s1 इक्वल टू v1। ठीक है ना, यही ना है। और n2 इक्वल टू कितना है 1/4 भाग s2, स्पीड कितनी हो जाती है v2। देखो जब n1 भाग 3/4 भाग चलता है तो स्पीड v1 रहती है, ये s1 का मतलब स्पीड बोल रहा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। और जब n2 भाग यानी 1/4 भाग चलता है तो स्पीड क्या रहती है v2 रहती है। क्या समझ में आ गया ये। तो अब आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो s एवरेज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2। ये v1 v2 ना करके यहां पर एक काम कर लो, हाँ s1 s2 कर लो, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा यहां पर, क्योंकि स्पीड चल रहा है ना, आप लोग वेलोसिटी में ना पहुंच जाना। यहां क्या कर लो s1 s2, ओके, ये s1 s2। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, n1 की जगह क्या रखोगे 3/4, s1 कितना है v1 प्लस 1/4 इंटू v2। क्या सही है, तो आंसर तो आएगा आपका 3v1/4 प्लस v2/4 इक्वल टू 3v1 प्लस v2/4। क्यों, क्योंकि बेस इक्वल है, तो क्या आएगा एलसीएम 4 ही आएगा, 3v1 प्लस v2/4 आंसर ये आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहां पर तो ये नॉर्मल आपको फार्मूला समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, समझ रहे हो ना, ऐसा क्वेश्चन आपको क्या दिया है नॉर्मल। अब यदि आप लोग याददाश्त आप लोगों की बहुत तेज है तो ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो v1 प्लस v2 यहां पर कर दो 3/4, जब ऐसा 3/4 और 1/4 होना चाहिए, ध्यान देना, और नहीं तो ये वाला फार्मूला आप लोग अप्लाई करो, ओके, जब ऐसा को कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया है। फोर्थ है अ पर्सन वॉक्स at the rate of, a person walks at the rate of 2 meter per second, 2 meter per second for 1 minute, for 1 minute, 1 minute, for 1 minute, for 1 minute, and at the rate of, and at the rate of, and at the rate of, and at the rate of 3 meter per second, 3 meter per second for 3 meter per second for the next 2 minutes, for the next 2 minutes, 2 minutes, his average speed। एक ये क्वेश्चन भी करो, एवरेज स्पीड व्हाट इज हिज। सामने आए तो क्या देखना है, क्या देखना है, बोलो, बात करने लगते हो। गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में, ढूंढो क्या गिवन है। अ पर्सन वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर 1 मिनट, यानी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो 1 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। ठीक है, तो आपको चाल दी गई है s1, s1 कितनी है 2 मीटर पर सेकंड दी है, आपको टाइम दिया है t1, पहला टाइम कितना है t1 1 मिनट। क्या सही जा रहा हूं मैं, 1 मिनट को कितना कर सकते हैं, यदि सेकंड में है ये मीटर पर सेकंड तो इसको भी सेकंड में हमें 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड। देखो यहां पर यदि किलोमीटर ये मिनट में है और यहां सेकंड में है तो सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट सेम करनी पड़ती है। अगेन कौन है, मोबाइल वगैरह ऑफ कर दिया करो। हाँ अगला फिर कह रहा एंड द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट, अगले 2 मिनट में 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, यही ना, अगले 2 मिनट में 3 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो s2 कितना है 3 मीटर पर सेकंड और t2 कितना है 2 मिनट, 2 मिनट यानी 120 सेकंड,
हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। चलो, आपको चाल और समय पता है, आपको क्या नहीं पता? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो, जब अभी तक जब यदि केवल चाल बस पता होता तो S1 S2 प्लस अपॉन 2 कर देते कि ना कर देते, पर यहां पर प्रॉब्लम है कि नहीं है? अब कहोगे क्या प्रॉब्लम है? टाइम की प्रॉब्लम है ना? टाइम की प्रॉब्लम यह है कि आपका जो फार्मूला होता है वो S1 अपॉन T1 नहीं होता, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। बात समझ में आई? और आपका डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है, डिस्टेंस नहीं मालूम ना, तो आप पहले डिस्टेंस निकालेंगे तब एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2 लगेगा ना, तो निकाल लो डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस निकाल लो कि जब आपको चाल और समय पता है तो डिस्टेंस निकाल आएगी। तो देखो, पहली डिस्टेंस को मैं D1 मान लेता हूं, मान लू, तो डिस्टेंस D1 बराबर क्या होगा, स्पीड S1 इंटू T1। ये बताओ, ये मैं सही गया हूं? देखो इधर डिस्टेंस बराबर T1 इधर चला जाएगा, तो S1 इंटू T1, नहीं समझ में आया? ये टाइम इधर चला जाएगा तो स्पीड चाल के गुणे में हो जाएगा, और पहली चाल क्या है, S1, और पहला टाइम T1 कर देंगे, तो D1 बराबर S1 इंटू T1, तो D1 बराबर S1 की जगह 2 मीटर पर सेकंड, S1 की जगह 2 है ना, और T1 की जगह 60, तो 120, और D1 डिस्टेंस है यानी मीटर में आएगी वैल्यू, डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, मीटर। अब अगेन D2 निकाल लो, D2 क्या होगा, S2 इंटू T2, होगा कि नहीं होगा बताओ जल्दी? चाल गुणे समय, ये इधर चला जाएगा, तो D2 बराबर S2 इंटू T2, तो निकाल लो S2 कितना है 3, और T2 120, 12 3 36, 360 मीटर आएगा। अब आपको D1 D2 निकल आए, तो अब यहां से अब आपका आसान हो गया क्वेश्चन। हेंस एवरेज स्पीड, हेंस एवरेज स्पीड, औसत चाल, अतः औसत चाल बराबर D1 प्लस D2 अपान T1 प्लस T2, होगा कि नहीं होगा? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होगा भैया, हाँ, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो अब बहुत सही हो गया। कुल दूरी कितनी आएगी, कुल दूरी, हाँ, 120 प्लस 360 अपान 2 प्लस T1 160 प्लस 120, यही आएगा। ऐड करो ऊपर वाले को, कितना आ रहा है, 480, 180, ये 0 0 कैंसिल, 18 का भाग दो, 18 दूनी 36, अब कितना बचा, 4 8 4 12 बचा, 12 18 से छोटा होता है कि बड़ा, दशमलव लगाओ, क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। 120 में 18 का भाग दो, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, होगा, होगा ना? कितना बचा, 12 फिर से बचा, 18 छक्का 108, फिर से 12 बचा, 18 छक्का 108, 2.666, तो इसको लिख सकते हैं 2.6। जब बार बार कोई चीज आती है तो उसको एक बढ़ा के लिख दिया जाता है, पता है ना ये चीज? तो एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी।
द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज गिवन बाय इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन x इज इक्वल टू 6t प्लस 5 मीटर। ये x क्या है? पोजीशन। पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, लिखो, हम जानते हैं कि, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी यानी वेग, वेग बराबर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपान, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, दूरी बटे समय, वो सॉरी, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। हिंदी में हिंदी वाले लिखें, इंग्लिश में इंग्लिश वाले लिखें। हाँ, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जानते हो क्या? अब देखो तो आप v इज इक्वल टू, यहां पर x अपॉन टी कर सकते हो क्या? x अपॉन टी कर सकते हो क्या? x अपॉन टी को डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो क्या? ये तो आप पढ़े हो ना पीछे, मैंने बताया ना कि जब आपकी ये चेंज हो, पोजीशन चेंज हो, तो s2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा लगा दिया। डेल्टा को हम ये भी लिख सकते हैं भैया, dx अपॉन dt। डी का मतलब भी डिफरेंस होता है, डेल्टा का मतलब भी डिफरेंस होता है, एक ही बात है। बात समझ में नहीं आई? आ गई ना? या तो फिर एक शब्द और समझ सकते हो, डी का ऊपर गुणा करो, नीचे गुणा करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, पर ये ज्यादा समझ में आएगा, आ जाएगा ना। वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी बराबर फार्मूला आपको मिल गया dx अपॉन dt। मिल गया कि नहीं? मैं आपको समाकलन अवकलन नहीं कहूंगा यहां पर डायरेक्ट मैं d अपॉन dt ऐसे रहने दो, x की जगह वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या दी गई है? x की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो? 6t प्लस 5, यही है ना? बस क्या होता है जब सम वगैरह होता है प्लस माइनस में, तो अलग अलग डी अपॉन dt का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? तो कर दो भाई, v बराबर 6 क्या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt इंटू टी। ये देखो यहां t है, जो नीचे रहेगा उसी का केवल समाकल अवकलन होगा। ये अवकलन का साइन होता है, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। जो नीचे होगा, t नीचे है ना, उसी का अवकलन होगा और किसी का नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है? जो नीचे होगा उसी का होगा, यानी और अवकलन वाले फार्मूले अलग हैं, वो आप लोगों को मैं सिंपल सा बता रहा हूं, वो मैथ की भाषा अलग चीज होती है, ठीक है? तो टी है तो टी का ही होगा, और 6 को हमने बाहर कर दिया, प्लस अंदर और मल्टीप्लाई कर, तो डी अपॉन डी टी 5 हो जाएगा। तो अब देखो 6 का नहीं होना था, इसलिए हमने बाहर कर दिया 6। अब देखो डी अपॉन डी टी है, टी का क्या होगा, ध्यान देना, डी अपॉन डी एक्स और यक्स यहां पर केवल सेम जब आ जाता है तो उसका अवकलन हमेशा एक होता है। क्या होता है? तो डी अपॉन डी टी इंटू टी है, तो उसका हमेशा क्या होगा, क्योंकि कट जाएगा, डी टी कट जाएगा, डी टी इंटू डी टी कट जाएगा, क्या आएगा 1। नहीं समझ आया? प्लस डी अपॉन डी टी 5, जब कोई नॉन वेरिएबल, वेरिएबल नहीं होता, यहां वेरिएबल है क्या, नहीं है ना, नॉन वेरिएबल यानी अचर राशि होती है, तो नॉन वेरिएबल या अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है। क्या होता है? डी अपॉन डी टी इंटू सी क्या है, मान लो अचर राशि, तो इसका अवकलन क्या होगा 0, ठीक है? इसका क्या होगा 1, ये सिंस लगा के लिख सकते हो आप लोग। तो इसका 0 हो गया, तो आंसर वेग कितना आया, जल्दी बोलो? v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। आ गया? नहीं समझ आया? पोजीशन दिया रहेगा, अब वेग निकाल लोगी, पोजीशन दिया रहेगा, वेलोसिटी निकाल लोगी। ये 11वीं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ, इधर अब समझो एक बात, 6 मीटर पर सेकंड तो आ गया, अब यहां पर अगला आ गया और कुछ दे रहा था, आपके क्या कुछ कह रहा था, व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी, यह किस प्रकार का वेग है, बताओ जल्दी, यह किस प्रकार का वेग है, वेलोसिटी है, किस प्रकार की वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी नहीं है, वो टाइप नहीं होता एवरेज, एवरेज कोई टाइप नहीं है। देखो यहां, या तो आप 3 प्रकार की वेलोसिटी होंगी, एक चीज याद रखना, वेरिएबल,
नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट। अब इनमें तीन में से बताना है। कांस्टेंट 6 है ना, क्या 6 से घट बढ़ रहा है क्या? एक ही वेलोसिटी आई है ना, सिंगल। फाइनल और इनिशियल आई है क्या? नहीं आई। तो ये क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, निश्चित वेग। निश्चित क्या है? स्थिर या निश्चित। जो स्थिर या निश्चित हो, जब घटे बढ़े तब वेरिएबल नॉन वेरिएबल में जाते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल नॉन वेरिएबल यानी एक्सीलरेटेड या नॉन एक्सीलरेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसे कांस्टेंट कहेंगे। तो कैसी वेलोसिटी होगी भैया? कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि आप लोगों से ऐसे पूछ ले क्वेश्चन तो क्या कर सकते हो? किस प्रकार की वेलोसिटी का नाम बता सकते हो? कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, गुड गुड भैया। कांस्टेंट वेलोसिटी आंसर होगा, ये लो, ये आपका आंसर आ गया। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए सही ढंग से? ओके, तो आज आप लोगों की क्लास को यहीं एंड कर दिया जाए, कर दिया जाए कि नहीं?